नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खरे एयरमैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धम्म संकट। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी वास्तविक जीवन की कहानियाँ साझा कर रहा हूँ, जहाँ मेरे भगवान श्री हनुमान जी ने मेरी सहायता की और मुझे उन कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद की जिनसे मैं घिरा हुआ था। अब तक मैंने 3 घटनाएं प्रकाशित की हैं जहां मैंने अनुभव किया कि मेरे भगवान ने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे अपने अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर आगे बढ़ने की शक्ति दी। तीनों प्रकाशित वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के एंड में साझा कर रहा हूं, जहां पे एयरमैन की यात्रा के नाम से ये सारे वीडियो उसमें संयोग कर रखे गए हैं। आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चाहे आप तो लिंक खोल के देखें जो उसमें दिए हुए हैं, या फिर मेरी प्लेलिस्ट खोल के देखें। उसमें सारी वीडियोस आपको एक एक करके दिनांक के अनुसार मिल जाएंगी और आप उसमें देख सकते हैं और काफ़ी कुछ आपको समझने, देखने, एनालिसिस करने भगवान के बारे में ये ज़रूर उसमें मिलेगा। तो हमारी जो 3 वीडियो हैं जो अभी तक हम प्रकाशित कर चुके हैं, उनका नाम है, पहला वीडियो है धोखा, धमकी और न्याय। दूसरा वीडियो है धोखा, दिवालियापन और हनुमान जी का चमत्कार। तीसरा है विश्वासघात से लेकर सफलता तक की कहानी। आज मैं चौथा एपिसोड लेकर आ रहा हूं, जहां आप जब इस पूरे एपिसोड को अंत तक अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कैसे उस समय, जिस समय मैं बहुत ही दयनीय स्थिति में था, गुड़गांव में, वो भी अपना शहर रीवा छोड़ के, जो कि बिल्कुल मेरे लिए अनजान शहर था, कैसे मुझे भगवान श्री हनुमान जी ने रास्ता दिखाया और मेरी सहायता की। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको इसमें समझ आएगा, इसको एनालाइज कर पाएंगे और आप अपने जीवन से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सहायक पुलिस आयुक्त श्री अमरपाल यादव जी और श्री अंकित श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी कहानियों की सराहना की और मेरी इस कोशिश को प्रोत्साहित किया। उनका मानना है कि मेरे अनुभव लोगों को कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देते हैं और ये सिखाते हैं कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर कठिनाई में हमारा मार्गदर्शन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप वाकई किसी एक ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुके हैं तो वह हमेशा आपके साथ है। आप याद रखिए, जो भी घटना दुर्घटना आपके साथ घट रही है, वो उसकी तीव्रता को उन्होंने ज़रूर कम किया है और आपको आगे वो सहायता करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे धम्म संकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि आगे की वीडियो देखने के लिए आपको ये व्हाट्सएप में इसका फॉरवर्डेड वर्जन नहीं मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन नहीं दबाया तो आगे की वीडियो आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे आने वाली प्रेरणादायक वास्तविक जीवन की कठिनाइयाँ देखकर आप काफ़ी कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे परिस्थितियों से बचा जा सकता है या कैसे इन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की कोशिश की जा सकती है। परिस्थितियों से निकलने में आपको ये हमारी कहानियाँ सहायता अवश्य करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था, विश्वासघात से लेकर सफलता तक के एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे मैंने अपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में धोखा खाने के बाद एक स्थानीय टीवी न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया और वहां अपनी कड़ी मेहनत से मालिक की उम्मीदों से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन वह बिजनेस स्थानीय गुंडों की वजह से टिक नहीं पाया और उन्होंने हमारे क्लाइंट्स को धमकाना शुरू कर दिया, जिससे विज्ञापनदाता यानी जो कि हमारे क्लाइंट थे डर गए और उन्होंने हमारे चैनल से दूरी बना ली। नतीजा यह हुआ कि जुलाई 1999 में 1999 में टीवी चैनल बंद हो गया और मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। टीवी चैनल बंद होने के बाद मैंने कई जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन कहीं भी मुझे कोई मुनासिब नौकरी नहीं मिली, स्थायी नौकरी का कोई प्रस्ताव नहीं मिला, क्योंकि बच्चों का शैक्षणिक सत्र, यानी जो शैक्षणिक सत्र होता है अप्रैल से लेके नेक्स्ट अप्रैल या मार्च तक,
तो वो अप्रैल 1999 से अप्रैल 2000 तक का था। इसलिए मैं गुड़गांव शहर को छोड़कर कहीं और जा भी नहीं सकता था, क्योंकि इससे उनका एक साल बर्बाद हो जाता। और हमने बताया ही था कि हमारे बच्चे बहुत छोटे थे और उस समय तीसरी चौथी क्लास में बड़े बच्चे पढ़ रहे थे और पहला बच्चा तो पहली क्लास में था, छोटा बच्चा पहली क्लास में। मेरी जो थोड़ी बहुत बचत थी वह धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि मेरी एकमात्र आय मेरी पेंशन थी, जो मात्र 2500 रुपये प्रति माह थी। गुरुग्राम जैसे महंगे शहर में इस रकम में जीवन यापन उस समय असंभव था। आज तो खैर असंभव ही है, लेकिन उस समय बहुत असंभव था। मेरी पत्नी एक हाउसवाइफ थी। मेरे तीनों बच्चे 6, 9 और 10 वर्ष के स्कूल में पढ़ रहे थे। ऐसी हालत में मैंने अपने रिश्तेदारों से आर्थिक सहायता मांगने का निर्णय लिया। मैंने अपने सगे भाई बहनों और पत्नी के भाई बहनों से केवल 2000 रुपये उधार देने का अनुरोध किया, जिसे मैं अपनी पेंशन से मासिक किस्तों में चुकाने के लिए तैयार था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। मैंने अपने 7 नज़दीकी रिश्तेदारों को ब्लैंक चेक, जो कि पेंशन वाले चेक थे, ब्लैंक चेक 2000 रुपये के भेजे बाई पोस्ट, लेकिन किसी ने भी मेरी अपील का जवाब नहीं दिया। आपको पता ही है कि मैंने बताया कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। तो मैं 17 साल 8 महीने में एयरफोर्स ज्वाइन कर गया था। तो मैंने सिविलियन लाइफ तो कोई ख़ास देखी ही नहीं थी। और फौजी लाइफ बहुत ही सिंपल और सीधी सादी होती है। वहाँ पे ड्यूटी पे ही विशेष ध्यान होता है, बाकी कुछ नहीं होता। बाहर की दुनिया से ऑलमोस्ट लोग अनभिज्ञ रहते थे उस समय। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन अलाउ कर दिया है डिफेंस ने पीसफुल एरिया में, तो अब तो सब जानकारी उन लोगों को मिलती रहती है जो अब आज के कर्मचारी हैं। लेकिन उस समय जो लोग काम करते थे उनके पास एक अखबार के अलावा कोई सूचना का माध्यम नहीं था, और दूर दूर पोस्टिंग होती थी तो वैसे भी सूचना एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाती थी। तो पोस्ट ऑफिस ही एक माध्यम था जिसके मार्फत लोग एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करते थे। या टेलीफोन, घरेलू टेलीफोन थे, वो भी किसी घर में होते थे, किसी घर में नहीं होते थे। तो यही वह समय था जब मैंने पहली बार रंग बदलती इस दुनिया को देखा, और वो भी देखा क्या, करीब से देखा, जहाँ रिश्ते और दोस्ती से ज़्यादा पैसा मायने रखता था। जबकि मेरे ऐसे विचार नहीं थे, और मैंने अपने जीवन में आगे चल के मैंने बहुतों को मदद की है। इन 7 रिश्तेदारों में से क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि उस समय 5 जो हैं वो क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर थे और 2 क्लरिकल क्षेत्र में कार्यरत थे। यहाँ मैं एक और बात आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब मेरी फाइनेंस कंपनी का बिजनेस डूबा, तब मैंने अपने ससुराल से 10,000 रुपये उधार लिए थे ताकि मैं लोगों की ड्यूज को चुका सकूं। लेकिन उस समय तक मैं वह पैसा वापस नहीं कर पाया, यानी 1999 की बात बता रहा हूं आपको। इसलिए मैंने अपने ससुराल वालों से तो फिर कभी आर्थिक मदद मांगी ही नहीं, क्योंकि उनके पहले ही 10,000 रुपये लिए मैं बैठा था। हालांकि बाद में मैंने वह कर्ज चुका दिया, लेकिन जब यह घटना, जिस घटना की मैं आपको बात बता रहा हूँ, यह घटना जिस समय की है उस समय तक उनका कर्ज चुका नहीं था, इसलिए मैंने उनसे सहायता मांगने की कोशिश भी नहीं की। अब वह फेज़ आता है जो टर्निंग पॉइंट है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको हर हालत में विश्वास करना पड़ेगा कि आपका भगवान आपके साथ है। जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो वाकई बहुत ही चमत्कारिक है, और इसको जानकर आपको भी आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है। जब बच्चों के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए तो मैंने अपने गृहनगर रीवा वापस जाने का निर्णय लिया। मैंने अपने बच्चों को भी मानसिक रूप से तैयार किया कि वे रीवा के सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखें। मैंने उनको बताया कि भाई मैं भी तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ के इस लेवल तक पहुंचा हूं। 6 मई 2000 को हमने रीवा लौटने का अंतिम निर्णय लिया, और मैंने अपने मकान मालिक को पहले ही 6 मई को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया, जिससे कि वो एक नए किराएदार ढूंढ सकें, उनकी व्यवस्था कर सकें। यह जीवन का वह सबसे कठिन दौर था जहाँ पे मुझे वाकई किसी की सहायता की आवश्यकता थी। और उस समय सहायता किसने किया आपको पता है? उस समय सहायता किया हनुमान चंद जी ने। हनुमान जी की कृपा से आगे जो हुआ वह किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। एक अवसर पर जब मैंने पिछले वर्ष अपने एक रिश्तेदार से इस बारे में पूछा कि भाई एक समय मेरे साथ ऐसा आया था 99 में, तो उसने कहा कि उन्हें कोई मेरी चिट्ठी का अनुरोध मिला ही नहीं, वरना वह मदद करते। सच क्या है यह तो ईश्वर ही जानते हैं, क्योंकि जब आदमी का स्थिति सुधर जाती है तब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मैं तो मदद कर देता, मेरे को तो सूचना ही नहीं मिली। बट हम किसी को दोष नहीं दे सकते, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, यह तो ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन मैं भगवान का आभारी हूँ कि आज मेरी आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक तीनों स्थिति
उन सभी रिश्तेदारों से, एक आध दो को छोड़ दीजिए, बहुत ही बेहतर है, दुगनी तिगुनी कह लीजिए आप, उनसे हम बहुत ही बेटर स्थिति में हैं। चलिए अब चमत्कार वाली घटना बताते हैं आपको, कैसे क्या चमत्कार हुआ। इस बीच 3 मई 2000 को मेरे एक पुराने सहयोगी जो टीवी चैनल में मेरे साथ प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, मुझसे मिले। वह भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे और अपने ससुराल वालों की आर्थिक मदद से उनके घर का खर्च चल रहा था, जिससे वह अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का अनुरोध किया। ये 3 मई की बात है, 6 मई को मेरे को जाना था, मेरा सामान पैकिंग हो चुका था। मुझे याद आया कि मेरे एक परिचित मिस्टर बब्बर, जो कि एक कॉरपोरेट ट्रस्ट में काम करते थे। कॉरपोरेट ट्रस्ट मतलब आप बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने अपने ट्रस्ट बनाए हुए हैं, जिसमें वो अपने लाभ का कुछ हिस्सा दान करते हैं, जिससे उस एरिया के सामाजिक क्षेत्र में उनका यूज किया जाता है गरीब लोगों के प्रति, और उनके लिए कुछ काम किया जाता है। तो चूँकि उनकी वहाँ बहुत अच्छी पहचान थी, मैंने उनसे मुलाकात की व्यवस्था की। जब हम सेक्टर 14 इंडस्ट्रियल एरिया गुरुग्राम में उनके ऑफिस पहुँचे तो हमने इस विषय में चर्चा की। चर्चा क्या मतलब कि हमने उनसे कहा कि भाई ये हमारे मित्र हैं और इन्हें नौकरी की बहुत सख्त आवश्यकता है, तो कृपया इन्हें डॉक्यूमेंट्री, नौकरी क्या मतलब डॉक्यूमेंट्री ये बनाना जानते हैं, हमारे साथ टीवी चैनल में थे, तो आप इनको अपने ट्रस्ट का कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाना हो तो आप इनको काम दे दीजिए। तो मिस्टर बब्बर ने मेरे दोस्त को आश्वासन दिया कि भविष्य में जब उन्हें डॉक्यूमेंट्री बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वह उन्हें ज़रूर याद करेंगे। और मेरी बार बार मेरे दोस्त को अपने ऑफिस में कहीं फिट करने की गुजारिश पर कि हमारे दोस्त को आप अपने ऑफिस में यार कहीं भी कुछ छोटा मोटा भी काम दे दीजिए, मिस्टर बब्बर ने कहा कि एक्चुअली उनके ऑफिस में एक इंजीनियर की वैकेंसी तो है। जिस पर उस समय मैंने मजाक में कहा कि भाई मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो क्या यहाँ मेरे लिए कोई अवसर हो सकता है। यह एक मजाक था, क्योंकि मैं अपने लिए तो गया ही नहीं था, मैं तो अपने दोस्त के लिए वहाँ गया था। लेकिन मेरे पास इस समय कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैं तो इनके लिए आया था, ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, मैं तो कोई डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। तो उन्होंने मुझे तुरंत ट्रस्ट के मालिक मिस्टर जगदीश आनंद से मिलवाया। ये आनंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एक पार्टनर थे। वह एक प्रबुद्ध औद्योगिक व्यवसायी के साथ साथ एक सामाजिक संत भी थे, हम कह सकते हैं। और मुझे देखकर ही वह समझ गए कि मैं उनके लिए परफेक्ट व्यक्ति हूँ, यानी सक्षम व्यक्ति हूँ। उन्होंने मेरी पूर्व वायुसेना की सेवा को देखते हुए तुरंत मुझे नौकरी देने का प्रस्ताव किया और कहा कि 6 मई 2000 से मैं इस ट्रस्ट में काम शुरू कर सकता हूँ। अब आप सोचिए, जो मैं चमत्कार की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था कि 3 तारीख को बंदा, हमारा दोस्त आया मुझसे मिलने के लिए और मुझसे कहता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना है यार, मैंने किसी को बना देंगे, हम बहुत तकलीफ में चल रहे हैं आर्थिक, तो कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। अब मैं उसके काम के लिए जाता हूँ और वहाँ पे मुझे काम मिल जाता है। तो अब सोचिए क्या ये एक संयोग था या ये हनुमान जी की कृपा थी, क्योंकि जिस दिन मैं गुड़गांव छोड़ने वाला था उसी दिन से मुझे नौकरी मिल गई। 6 मई को मैं गुड़गांव छोड़ने वाला था, सामान पैक हो चुका था और 6 मई से ही मुझे नौकरी मिल गई। जिस मकान मालिक को मैंने पहले ही मकान खाली करने का नोटिस दे दिया था 6 तारीख का, उसी दिन मुझे नौकरी के साथ साथ नई जगह पर रहने की व्यवस्था भी मिल गई। कंपनी ने बोला कि भाई इस नौकरी में शर्त ये है कि जिस गांव में आप ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हो उसी गांव में आपको रहना पड़ेगा। तो चूँकि हमारे पास 4 और 5 तारीख का दिन था, मैंने उस गाँव में जाके किराए पर मकान ले लिया और 6 तारीख को मैंने खाली कर दिया। ये कि इसको आप क्या कहते हैं, क्या ये चमत्कार आपको नज़र नहीं आता। और जो दोस्त अपनी मदद के लिए आया था उसी के कारण मुझे जीवन का नया अवसर मिल गया। अगर वो मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का काम कहने के लिए मेरे पास नहीं आता तो शायद मैं मिस्टर बब्बर के पास उस कॉर्पोरेट ट्रस्ट में जाता भी नहीं और शायद मुझे नौकरी भी नहीं मिलती और मैं रीवा चला जाता वापस। तो यह हनुमान जी की कृपा नहीं तो क्या था। अगर आपको इस घटना से प्रेरणा मिली हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है धम्म संकट को तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आगे से मैं अपनी कोई भी वीडियो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं करूँगा,
क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे ही वीडियो देख लेते हैं, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी वीडियो को कितने लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। तो अतः इसलिए आगे से आपको हमारी कोई भी वीडियोस व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करके नहीं मिल पाएंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने जो है अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगले एपिसोड में मैं इस ट्रस्ट में अपने 7 सालों के अनुभव को साझा करूंगा कि उस समय क्या क्या मुख्य घटनाएं घटी और जिससे मैं निकल के बाहर आया। तब तक के लिए जय श्री राम।